आज जो है हमारे साथ जो है हमारे नारी शक्ति नमन के पहले कार्यशाला को डॉक्टर नीता मनोचा जी जो खुद एक सूचना अधिकार पे रिसर्च भी की हुई है, जिन्होंने नकारात्मक और सकारात्मक तथ्य और दृष्टिकोण आरटीआई पर रिसर्च किया था कुछ 5 या 6 विभागों में एमपी के, और उसे आज हमारे साथ वो साझा करेंगी। इस विषय को उन्होंने डीओपीटी दिल्ली में भी प्रेजेंट किया हुआ है और मैम स्वयं एक वेटरनरी डॉक्टर हैं जो काफ़ी मतलब अच्छे से काम कर रही हैं। डॉक्टर नीरज कुमार जी ने इनके बारे में मुझे बहुत सारी तारीफ़ की है, लेकिन अभी चूँकि कार्यक्रम में मैं सबसे पहले चाहूँगा कि समय के हमारे पास अभाव के कारण ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। मैं मैम को आमंत्रित करता हूँ और सभी साथियों की तरफ से उनका बहुत-बहुत स्वागत है, जो आज उन्होंने हमें अपने लिए बहुत कीमती समय निकाल कर दिया है। मैम नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार अग्रवाल जी। सबसे पहले तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और जैसा कि आज एक्चुअली क्या है कि मैं पेशे से पशु चिकित्सक हूँ, जैसा कि अभी अग्रवाल सर ने बताया, परंतु अपने क्लिनिक में काम करना, मूक पशुओं का उपचार करना और इस प्रकार से प्रेजेंटेशन देना, ये दोनों बहुत अलग चीज़ होती हैं। पर मेरे ऊपर डॉक्टर नीरज सर ने, डॉक्टर अग्रवाल सर ने जो विश्वास दिखाया है आज और मुझे इस कार्यशाला में आमंत्रित किया है, तो मैं उनका पहले तो धन्यवाद करती हूँ और कोशिश करूँगी कि जो मेरे ऊपर उनने विश्वास दिखाया है, उस पर मैं खरी उतरूँ। तो मेरा जो आज का टॉपिक है सूचना के अधिकार अधिनियम के सकारात्मक और नकारात्मक स्थिति और इसमें जो मेरा दृष्टिकोण है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद इतना एम्पावरिंग, इतना आम जनता को सशक्त करने वाला जो कानून है, वो शायद ही कभी बना हो, नहीं बना और ना ही कभी मुझे लगता है बनेगा। पर चूँकि हर चीज़ के जैसे 2 पहलू होते हैं, उसी प्रकार से इस अधिनियम में भी सकारात्मक अगर 90% है, तो कहीं न कहीं 10% नकारात्मक तथ्य भी आ गए हैं। तो मैं अपने टॉपिक को अपना जो मेरा शोध है, जो मैंने 6 डिपार्टमेंट्स जो मैं जबलपुर में रहती हूँ, तो जबलपुर के 6 डिपार्टमेंट मैंने अपने शोध कार्य के लिए लिए थे। इसमें सबसे पहले मैंने लिया था रेवेन्यू मतलब कलेक्ट्रेट लिया था, उसके बाद मैंने जिला उद्योग कार्यालय, फिर हेल्थ डिपार्टमेंट लिया था, वेटनरी डिपार्टमेंट लिया था, महिला बाल विकास जो कार्यालय है, प्राधिकरण है, वो लिया था और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। तो इन 6 विभागों पहले मैं अपना थोड़ा-सा रिसर्च बता देती हूँ कि क्या किया था और उसके बाद जो उसमें से तथ्य निकल कर आए थे, उन तथ्यों को अपने टॉपिक से कोरिलेट करके मैं आपसे अपने विचार हैं वो साझा करूँगी। तो इन 6 विभागों से मैंने अपना जो पीरियड रखा था रिसर्च का वो 1.5 साल का रखा था। तो 1.5 साल में इन जो 6 विभागों में जो आवेदन प्राप्त हुए थे, उन आवेदनों को कलेक्ट किया, उनका बहुत विस्तृत एनालिसिस किया था। वो पूरा एनालिसिस मैं इस छोटे से पीरियड में नहीं बता पाऊँगी, लेकिन जो मोटे-मोटे तथ्य जो मेरे टॉपिक से कोरिलेट हैं, उनको मैं आप सबसे साझा करूँगी। मैंने जो 6 डिपार्टमेंट में जब मैं लोक प्राधिकरण में गई, वहाँ से मैंने उन जो पीआईओज़ हैं, जो वहाँ के मुखिया रहते थे उन ऑफिसेज़ के, उनसे एक छोटा-सा जिसको बातचीत कहेंगे, इंटरव्यू तो नहीं कहूँगी कि किस प्रकार से वो लोग आरटीआई के जो आवेदन आते हैं, उनका डिस्पोज़ल करते हैं और उन आवेदनों को जब मैंने कलेक्ट कर लिया, तो उसका एक बहुत ही वृहद एनालिसिस किया गया। एनालिसिस के बेस थे कि किस प्रकार के आवेदन किस डिपार्टमेंट को प्राप्त हो रहे हैं, उनका किस प्रकार से निराकरण किया जा रहा है पीआईओज़ के द्वारा। जो आवेदक हैं, उनका बैकग्राउंड के बेस पर भी मैंने एनालिसिस किया। फिर उसके बाद में जब मैंने बैकग्राउंड को एनालाइज़ किया, तो मैंने ये देखा कि जो 22% जो आवेदक थे, वो थे ग्रामीण क्षेत्र के और जो 78% आवेदक थे, वो शहरी क्षेत्र के थे। जबकि जो मेरा डाटा कलेक्शन था, वो कुछ जनपद लेवल का था और कुछ जिला लेवल का भी था, ताकि जो आवेदकों का जो समावेश हो, वो इक्वालिटी लेकर हो। तो इस एक डिसीजन इस एक जो एनालिसिस से एक ये भी बात सामने आई थी कि आज जब 15 साल पूरे हो चुके हैं इस अधिनियम के, तो 16वें साल में कल से हम प्रवेश कर जाएँगे, ये हमारा जो एक्ट है, तो आज भी ग्रामीण जो क्षेत्र है, वहाँ पर
इस एक्ट के प्रचार प्रसार की बहुत बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि जो ग्रामीण जनता है, अभी भी जो इंटीरियर के लोग हैं, वो लोग ये जानते ही नहीं है कि आरटीआई एक्ट एक्चुअली में है क्या, कहाँ से वो अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मालूम है। क्योंकि 22% देखा जाए तो हमारे देश की वैसे जो जनता है वो 80% गाँव में बसती है, पर आरटीआई के मामले में जो आवेदन है वो 20% 22% ही मात्र हमें ग्रामीण क्षेत्रों से थे और 78% जो है वो शहरी क्षेत्र के थे। दूसरा, कुछ मल्टीपल आरटीआईज देखने को मिली। मल्टीपल आरटीआई को भी मैंने 2 भागों में विभक्त किया था। एक ऐसी आरटीआई जो एक ही आवेदक के द्वारा एक दिन में एक से अधिक आरटीआई लगाई गई। फॉर एग्जाम्पल, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, जो कलेक्ट्रेट था, वहां पर एक दिन में एक आवेदक ने 25 आरटीआई फाइल करी थी। दूसरे प्रकार के जो मल्टीपल आरटीआई आवेदक थे, वो वेटनरी डिपार्टमेंट में पाए गए। 1.5 साल के पीरियड में एक व्यक्ति के द्वारा 71% आरटीआई दायर की गई और जो बाकी 29% था, वो अन्य आवेदकों के द्वारा था। इसी प्रकार से हेल्थ डिपार्टमेंट में भी पाया गया। हेल्थ में 62% जो आवेदन थे, वो एक ही आवेदक के द्वारा थे और बाकी जो 28% बचा, वो अन्य आवेदकों के द्वारा लगाया गया था। तो इस प्रकार से कुछ तथ्य जो 6 डिपार्टमेंट मेन जो मैंने लिए थे, सामने निकल कर आए थे। अब ये जो मेरा रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट को मैं अपने टॉपिक से कोरिलेट करती हूँ। जब मैं लोक प्राधिकरण में जाती थी आवेदनों को कलेक्ट करने के लिए अपने रिसर्च के दौरान, तो वहाँ मैंने ये देखा कि मैं जिस भी लोक प्राधिकरण में गई, जिस भी ऑफिस में गई, वहाँ का रिकॉर्ड, जो कि पहले रिकॉर्ड रूम में बस्ते एक के ऊपर एक पड़े रहते थे, वो रिकॉर्ड इतना सुव्यवस्थित इस एक्ट के आने के बाद में रिकॉर्ड कीपिंग जो है लोक प्राधिकरण की, वो बहुत ही ज्यादा सुव्यवस्थित और अच्छी हो गई है। और एक दूसरा एक प्लस पॉइंट जो देखने में आया पूरे रिसर्च के दौरान, वो ये कि जो अधिकारी हैं, जो लोक प्राधिकरण के जो मुखिया रहते हैं, उनमें अकाउंटेबिलिटी का एहसास हुआ है, उनको उनको जवाबदेही बढ़ी है। अपने जो कर्तव्य हैं, जो ड्यूटीज हैं, उनके प्रति वो बहुत जागरूक हो गए हैं। छोटी सी शिकायत भी समझिए, कोई एक व्यक्ति अगर आता है और बताता है मौखिक रूप से बिना आरटीआई के आवेदन के कि मैंने मुझे ये तकलीफ है या मुझे आपकी इस हॉस्पिटल से ये दिक्कत हो रही है। मैं चूंकि हेल्थ से जुड़ी हूँ, वेटनरी डॉक्टर हूँ, तो मेरा अधिकतर जो पार्ट है वो चिकित्सा से ही कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं जैसे कि वो जाके बोलता है मुझे आपके हॉस्पिटल में ये दिक्कत हुई है, तो पहले जब अधिकारी इस मौखिक शिकायत को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, कोई तवज्जो नहीं देते थे, अब वो छोटी शिकायत को भी बहुत ही गंभीरता से लेने लग गए हैं। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आरटीआई का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हमारे जो लोक प्राधिकरण हुए हैं उनमें आया है। कहीं उनमें एक फियर है कि हमें, अगर आज हमने इनकी इस छोटी सी मौखिक शिकायत को नहीं सुना, तो कल ये एक आरटीआई का रूप ले सकती है। फिर आरटीआई में हो सकता है इस शिकायत के अलावा और भी कुछ बातें पूछ ली जाए जो वो ना देना चाहते हो या XYZ। तो एक अकाउंटेबिलिटी, अपने ड्यूटीज के प्रति जो जागरूकता आई है, वो भी देखा गया है। तीसरा, पंक्चुअलिटी भी बड़ी है। जो लोक प्राधिकरण है, वहां पे अधिकारी कर्मचारी आरटीआई का फियर कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, मैं तो इसको प्लस पॉइंट मानती हूँ कि आरटीआई एक्ट के आने के बाद में जो पंक्चुअलिटी है अधिकारियों की, वो बहुत बड़ी है। टाइम से आना, टाइम से जाना। और जो ग्रामीण लेवल का जो मेरा रिसर्च था, उसमें मैंने ये देखा है कि बड़े बड़े जो आप लोग जो लगे हुए हैं समाज सुधार के काम में, उनके अलावा भी पंचायत लेवल के जो कुछ इस प्रकार की अनियमितताएं थी, वो भी उभर कर सामने आई हैं आरटीआई के माध्यम से ही। अच्छा, फिर इसके बाद में जब हम नेगेटिव एस्पेक्ट पर आते हैं आरटीआई एक्ट के, तो उसके पहले मैं आरटीआई जो इंफॉर्मेशन सीकर्स हैं, उनको मैं 3 भागों में बांटती हूँ। सबसे पहला, ऐसे आरटीआई सीकर या ऐसे इंफॉर्मेशन चाहने वाले, आवेदन करने वाले, जिनका किसी कार्यालय में काम अटका हुआ है या जिनके कॉलोनी में नल नहीं सुधरा है, बिजली के खंबे की लाइट नहीं जल रही है। इस प्रकार के आरटीआई आवेदक होते हैं जो केवल स्वहित से प्रेरित होकर आरटीआई के आवेदन लगाते हैं। दूसरा,
जिस प्रकार जैसे आप लोग हैं आज इस कार्यशाला में जुड़े हुए हैं, आप लोग को कहीं ना कहीं ये है कि हमें ज्ञान भी अर्जित करना है, क्योंकि आप लोग व्यापक जनहित को लेकर चल रहे हैं। तो जो व्यापक जनहित में जो लगे हुए हैं, दूसरा वो जैसे कि वे एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत की कल्पना करते हैं। वे चाहते हैं कि जो कार्यालय हैं उनमें पारदर्शिता रहे, अधिकारियों में अकाउंटेबिलिटी का एहसास रहे, और इन्हीं इन्हीं आरटीआई सीकर्स या इंफॉर्मेशन चाहने वालों के बेस पर हमारे देश में कई बड़े बड़े घोटाले उजागर हुए हैं। आप लोग को मालूम होगा 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला भी आरटीआई के चलते ही उजागर हुआ। आदर्श सोसाइटी घोटाला जो बॉम्बे में कारगिल के विधवाओं के लिए जो बिल्डिंग बननी थी 6 स्टोरी की, वो पता नहीं कब 31 स्टोरी की हो गई और वो राजनीति का अड्डा भी बन गई। तो ये सब खुलासे बड़े बड़े जो हैं वो आरटीआई के माध्यम से ही हुए हैं। तो ऐसे जो आरटीआई सीकर्स हैं, जो जनहित में समाज सेवा में लगे हुए हैं, उनको तो मैं इस मंच के माध्यम से, इस वर्चुअल वर्कशॉप के माध्यम से सैल्यूट भी करती हूँ। और जो तीसरे प्रकार के आरटीआई आवेदक हैं, उन वो जो इसमें नेगेटिव एस्पेक्ट पे आने से पहले इसीलिए ये जो प्रकार बता रही थी, क्योंकि जो तीसरे प्रकार के आवेदक हैं वो हम इस नेगेटिविटी से जुड़े होकर, जिनका काम केवल और केवल ब्लैकमेलिंग करना या अपनी कोई आपसी रंजिश उसको भुनाना, या किसी के कहने पर किसी कार्यालय में जाकर आरटीआई के आवेदन लगाना, और इस प्रकार से, तो ये जो तीसरे प्रकार के लोग हैं वो जो मेरा टॉपिक है उसके नकारात्मक पहलू से जुड़ जाते हैं जाकर। हालांकि मैं नहीं चाहती कि जो ये सनशाइन एक्ट है हमारे देश का, इतना एम्पावरिंग एक्ट है जो आम जनता को इतना सशक्त करता है, उसमें कहीं भी नकारात्मक शब्द आता। लेकिन चूंकि हम लोग जानते हैं कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार से आरटीआई में भी जो तीसरे प्रकार के लोग हैं, ऐसा मैं मानती हूँ कि इन पर बहुत ही सख्ती से अंकुश लगाने की जरूरत होती है। जबकि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के कुछ इस प्रकार के निर्णय हैं, जैसे आदित्य बंदोपाध्याय वर्सेस सीबीएसई वाले केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि इस एक्ट का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा, ना ही इसे ईमानदार अधिकारियों के उत्पीड़न और धमकी का औजार बनने दिया जाएगा। और राष्ट्र ये नहीं चाहता है कि किसी भी देश के 75% ऑफिसर्स जो हैं वो उनका 75% टाइम केवल आरटीआई के आवेदनों के डिस्पोजल में ही निकल जाए। और इसी प्रकार से एक आरसी जैन वर्सेस डीटीसी केस में भी माननीय जो सीआईसी का एक डिसीजन है, उसमें ये कहा गया था कि रिपीटिशन यूज ऑफ आरटीआई इज एन अब्यूज, सिटीजन हैज नो राइट टू रिपीट एंड रिपीटिशन शैल बी द ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल। लेकिन यहाँ पे व्हाट इज रिपीटिशन, एक्चुअली होता क्या है कि जब इस प्रकार की जब घटनाएं आती हैं, जब कोई एक व्यक्ति ब्लैकमेलिंग पर आ जाता है या हैरास करने के लिए किसी कार्यालय में अपने आवेदन लगाने लगता है, तो जैसे हम कहते हैं कि आप रिपीट कर रहे हो, मान लीजिए बार बार, तो उनका ये सोचना रहता है कि हमने डेट तो बदल दी, तो रिपीटिशन कहाँ हुआ। तो ठीक है, ये निर्णय है, इसमें रिपीटिशन क्या है एक्चुअली कुछ बहुत क्लियर नहीं है। और इस प्रकार के बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होने के बाद भी जो कुछ ऑफिसर्स हैं जो बार बार आरटीआई लगने के बाद भी, और एक ही आरटीआई को डेट बदल बदल के बार बार मांगा जाता है, तो वो भी रिपीटिशन की श्रेणी में नहीं आता है, तो फिर वो रिफ्यूजल का कारण तो नहीं बन पाता है। तो इस प्रकार के इतने अच्छे डिसीजन होने के बाद भी जो, हालांकि ये भी सच है कि जो 98% है वो जनहित है, स्वहित है, लेकिन जो हैरासमेंट और ब्लैकमेलिंग वाले जो सीकर्स हैं वो मात्र 2% है। ये भी रिसर्च में सामने आया है। लेकिन वो उस 2% से जो ईमानदार अधिकारी या ऑफिसर्स प्रभावित होते हैं, वो केवल वही समझ सकते हैं कि वो किस पीड़ा से गुजरते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि इस प्रकार के जो तीसरे प्रकार के जो आवेदक हैं, उन पर बहुत ही सख्ती से कुछ अंकुश लगने की जरूरत है। अच्छा, ये जो एक्ट है, इसमें पूरे रिसर्च के बाद में जो सकारात्मक और नकारात्मक पहलू देखने के बाद में मेरा कुछ अपना दृष्टिकोण बनता है इस एक्ट के बाद में, या मैं सोचती हूँ कि इस प्रकार से
कुछ सुधार की आवश्यकता है। और ये सुधार केवल ऐसा नहीं है कि केवल नेगेटिव है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर भी हूँ, तो ऐसा नहीं है कि केवल नेगेटिव ही हूँ, लेकिन लोक प्राधिकरणों में भी सुधार की बहुत बहुत गुंजाइश दिखी मुझको इसमें। सबसे पहली बात, जो 41B है उसका बहुत सख्ती से पालन होना आवश्यक है। जो हमें 5 जून से लेकर 12 अक्टूबर तक का जो समय दिया था, 181 दिन का, वो इसीलिए था, लागू होते समय एक्ट के, वो इसीलिए था कि आप अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त कर लें। हो सके तो अपनी जो वेबसाइट उस समय अगर नहीं थी, तो अपने जो ऑफिस के या सूचना जो लोक प्राधिकरण के जो पटल हैं, उन पर अधिकतर जानकारी प्रदर्शित की जाए। लेकिन आज 15 साल होने के बाद भी मैं फर्स्ट डे सुन रही थी, मेरे किसी आदरणीय वक्ता ने कहा था कि पूरे देश में मात्र 11 ऐसे राज्य हैं जो सुओ मोटो का 41B का सख्ती से पालन करवा रहे हैं। तो एमपी की जहां तक बात करूं, तो हमारे प्रदेश में भी अभी सुओ मोटो 41B अगर लागू सख्ती से करा दिया जाए लोक प्राधिकरणों से, तो मैं समझती हूँ कि जो आवेदनों की संख्या है वो बहुत घट जाएगी। तो जो ये लोग हुनर होते हैं कि हमारा समय इसमें बर्बाद हो रहा है, आरटीआई के आवेदन बहुत आ रहे हैं, तो वो रोना काफी हद तक कम हो सकता है, क्योंकि जब अधिकतर जानकारी सूचना पटल पे होगी। हाँ, अब चूंकि कंप्यूटर का जमाना है, तो इसको हम कुछ रूप से सुरक्षित कर सकते हैं जानकारी को। सपोज मेरी ही सर्विस बुक के सारे डिटेल्स डले हैं, या मेरे नौकरी से संबंधित सारे डिटेल्स वेबसाइट पे डले हैं, तो मुझे अपने से रिलेटेड अगर कुछ जानकारी लेनी है, तो मैं आधार नंबर मांग लिया जाए या कुछ ओटीपी की व्यवस्था, आजकल समय है इस प्रकार के सुरक्षा साधनों को अपनाने का। तो इस प्रकार से हम सुरक्षित करके जानकारी को, आवेदनों की संख्या को काफी घटा सकते हैं। दूसरा दूसरा जो एफएए होता है, फर्स्ट अपील अथॉरिटी, जो होता है, वो उसी कार्यालय का, जिस कार्यालय का पीआईओ होता है, का वरिष्ठ अधिकारी होता है। तो पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि इस पद का कुछ औचित्य है, क्योंकि कोई बहुत ही कम ऑफिस ऐसे होंगे जहां पर पीआईओ और एफएए के आपस में विचार मेल नहीं खाते होंगे। लेकिन अधिकतर ऑफिस में पीआईओ और एफएए सब एक होते हैं, और जो हमारे इंफॉर्मेशन सीकर रहते हैं, कई बार बहुत ही जरूरी जानकारी उनको चाहिए रहती है, और दोनों की मिली भगत से अगर उनको जानकारी नहीं मिलती है और इंफॉर्मेशन सीकर फर्स्ट अपील अथॉरिटी या सेकेंड अपील अथॉरिटी तक जाता है, तो कभी जब पीआईओ पर पेनाल्टी बनती है, मान लीजिए, तो उस वो पीआईओ पर अकेले नहीं बननी चाहिए। वो पेनाल्टी फर्स्ट अपील अथॉरिटी और पीआईओ दोनों पर बराबरी से आनी चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही कार्य, पहले तो उस पद का औचित्य ही नहीं है, और अगर बना के रखा है उस पद को, नियम के अधिनियम में है, तो जो पेनाल्टी लगती है वो पीआईओ और फर्स्ट अपील अथॉरिटी दोनों में बराबर बराबर से ही विभक्त होनी चाहिए। दोनों उसके लिए जवाबदेह होते हैं, जवाब न देने के लिए। तीसरा, मैं पढ़ती हूँ या कभी इस प्रकार के वर्कशॉप अटेंड करती हूँ, तो उसमें कहा जाता है कि जो आरटीआई का 2% लोग जो दुरुपयोग कर रहे हैं, वो दुरुपयोग घट जाएगा यदि हम इसकी फीस को 10 रुपए से बढ़ा के बहुत ज्यादा कर दें। पर मुझे मुझे ये भी सही नहीं लगता है। मुझे लगता है कि अगर ये एक्ट आम जनता के लिए, हमारी गरीब जनता के लिए बना है, जिनके काम ऑफिस में, भाई देखिए, जो रसूखोर हैं, या जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वो तो अपना काम ऑफिसेस में जाके वैसे ही करवा लेते हैं। जो प्रॉब्लम आती है वो आती है आम जनता को, हमारी गरीब जनता को। तो मैं नहीं समझती कि इसमें कुछ फीस बढ़ाने वाला वैसी कुछ होना चाहिए, क्योंकि 10 रुपए फीस है, तभी आसानी से जानकारी सुलभ है। हाँ, इसमें जो एक कमी है जो मैंने बताया, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में इस एक्ट का बिल्कुल भी प्रचार प्रसार नहीं है। चूंकि मैं विकास खंड मुख्यालय में पदस्थ हूँ, तो कुछ ही लोग हैं जो ये जानते हैं। जो इंटीरियर में, जो गांव की जनता है, वहां इस एक्ट का प्रचार प्रसार बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सब बातें हैं कि फीस को भी बढ़ाने के हित फेवर में मैं कभी भी नहीं रहती हूँ। और अधिक, और जहां वही मेरा जो इंफॉर्मेशन सीकर्स हैं, उनसे भी एक दो बात है कि वो केवल स्वहित, अपना कोई काम अटका हो तो आप आरटीआई आवेदन करें,
या आप व्यापक जनहित के तो मैं सैल्यूट करती हूँ कि इतने बड़े बड़े घोटाले इस देश के उजागर हुए हैं, आप सभी इस अच्छे कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन जो 2% लोग हैं उनको भी कुछ रोकने का कुछ ऐसा प्रावधान होना चाहिए, जैसे पीआईओ पर पेनाल्टी हम लोग लगाते हैं उसी प्रकार से कुछ बैन करने का। जैसे हमारी जो सूचना आयुक्त महोदय लोग रहते हैं, वो जब संभाग लेवल पर आते हैं तो कभी इस प्रकार की कलेक्टरों से या जो जिला अध्यक्ष हो उनसे बातचीत करें कि क्या इस प्रकार की कोई ऐसी शिकायत किसी की, कोई बहुत ईमानदार अधिकारी कहीं प्रताड़ित तो नहीं हो रहा है। ये देखना भी मैं समझती हूँ कि इस अधिनियम के तहत कहीं ना कहीं इसका होना चाहिए है। अच्छा, अब अपने वक्तव्य को मैं आखिरी तक ले जाने से पहले, चूंकि मैं चिकित्सा से जुड़ी हुई हूँ, पशु चिकित्सक हूँ, हेल्थ और वेटनरी पर भी मेरा काफी रिसर्च था इसमें, तो चिकित्सा के संबंध में अगर मैं बात कहूँ तो कभी-कभी क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन सीकर्स रहते हैं वो हमारे ओपीडी रजिस्टर की कॉपी मांगते हैं, और एक दिन की नहीं कि उस जिस दिन में उनका कोई केस या उनके किसी संबंधित व्यक्ति का इलाज हुआ है उस दिन की सिर्फ नहीं मांगते हैं, पूरे साल भर के ओपीडी रजिस्टर की कॉपी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें क्या औचित्य है? क्या ना तो व्यापक जनहित समझ में आता है इसमें, ना कुछ स्वहित समझ में आता है। अगर स्वहित है, समझिए आपके किसी मूक पशु का या आपके किसी घर के व्यक्ति का इलाज उस दिन हुआ है और आपको ऐसा लगता है कि इलाज उसको प्रॉपर नहीं मिला है या ठीक से नहीं हुआ है, तो आप उस दिन की कॉपी माँगिए। 1-1 साल की कॉपी मेरे पास एग्ज़ाम्पल हैं, चूँकि मैंने सारे आवेदन कलेक्ट किए थे लोक प्राधिकरणों से जाकर, उन आवेदनों की आज तक मेरे पास छाया प्रतियाँ भी हैं। 1-1 साल की उसमें हमारी जो ओपीडी दैनिक उपचार रजिस्टर है उसकी कॉपी माँगते हैं, तो ये भी कुछ बंदिशें इसमें भी होना आवश्यक है। उसी प्रकार से पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, पोस्टमार्टम आपसे संबंधित व्यक्ति की या आपसे संबंधित पशु की अगर माँगते हैं, तो समझ में आता है। लेकिन अगर आप पिछले 6 महीने में आपने कितने पीएम किए और उस पीएम की क्या रिपोर्ट आपने जमा करी? देखिए, पीएम तभी किया जाता है जब वो हमें पुलिस से लेटर आता है। वो लीगल केस होता है उसी कहने पर। आम जनता अगर आके कहेगी कि आप हमारे व्यक्ति का इसकी डेथ हो गई है, इसका पीएम करके अपना ओपिनियन दे दीजिए, तो ऐसा नहीं होता है, ना ही ऐसा पशुओं के मामले में होता है। जब तक पुलिस से लेटर नहीं आता है, हमें थाने से तहरीर नहीं मिलती है, तब तक हम लोग पीएम नहीं करते हैं। तो जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो भी ऐसे पब्लिकली लोग लेकिन मांगते हैं और नहीं लगाते हैं, तो फिर फर्स्ट अपील जाएंगे, सेकंड अपील, तो इसमें क्या औचित्य रहता है, वो भी समझ के बाहर रहता है। इसी प्रकार से हमारी जो डायग्नोस्टिक लैब्स हैं गवर्नमेंट की, हेल्थ की, वेटनरी की, उनमें भी 1-1 साल के आपने ब्लड सैंपल लिए, किसके लिए, कहाँ भेजे, उनके कहाँ रिजल्ट आए, क्या रिजल्ट आए, तो फिर से मैं कहूंगी कि आपके किसी व्यक्ति का हो तो बात समझ में आती है, तो हम देने को बाध्य हैं। लेकिन अगर आप 6-6 महीने की लैब की रिपोर्ट माँगेंगे, तो कहाँ तक इसको मतलब मतलब मुझे लगता है कि जो मैं अपने टॉपिक को जो जो नकारात्मक वर्ड आया है, केवल इन्हीं 2-4 बिंदुओं की वजह से आया है। अदरवाइज़ इस एक्ट में मुझे कहीं भी कुछ भी नहीं दिखता है, और मैं पशु चिकित्सक होने के बावजूद भी अगर आरटीआई पे शोध कर रही हूँ या किया है, तो कहीं न कहीं इस एक्ट से प्रभावित हुई थी बहुत ज़्यादा, कि मुझे लगता है इससे अच्छा आम जनता को सशक्त करने के लिए कोई उपाय, कोई टूल और दिखता ही नहीं था मुझको। और ये ऐसा एक हथियार आया है, जैसा कहते हैं ना कि जैसे एक चाकू है, उससे हम फ्रूट भी काटते हैं, सब्जी भी काटते हैं, वहीं कुछ लोग उससे मर्डर भी करते हैं। तो मर्डर करने वाले लोग 1-2% ही रहते हैं। उसी प्रकार से इस केस में भी है। तो शब्दों की सीमा भी का भी निर्धारण भले ही किया गया है, लेकिन अ शब्दों का जो, परंतु उसका पालन बहुत कड़ाई से नहीं होता है। ये इस प्रकार के कुछ बिंदु थे जो नेगेटिव एस्पेक्ट में आते थे। अदरवाइज़ पूरे प्रकरण में जो मैंने बताया कि बहुत बहुत ज़्यादा प्रभावशाली ये एक्ट है पूरे समाज के लिए, पूरे ही जो सिस्टम में सुधार के लिए, बड़े-बड़े घोटाले उजागर करने के लिए। तो मैं तो बहुत ज़्यादा इस एक्ट से प्रभावित हुई थी। थैंक यू, नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी बताई। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में कुछ दुःख था
जिसको आपने साथ में नकारात्मकता के साथ में जोड़ा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर अपने साथियों की तरफ से एक चीज बताना चाहूंगा कि जी। कई बार ऐसा देखा गया है कि वाकई लोगों को जानकारी क्या मांगना है ये नहीं मालूम होता है। उसमें भी ये जी। भ्रमवश वो ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। और जो आपने एक जी। जो बताया था कि जो सीकर्स में एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, कई बार ये सोचते हैं कि मुझे जानकारी नहीं दे रहा है। मुझे जानकारी, इस बात को पीआईओ को भी समझना चाहिए कि अगर वो कोई चीज को जानकारी को छुपाते हैं या देने में हम्म। कतराते हैं, तो वो एक जी। शंका को उत्पन्न करते हैं, एक विश्वास को बिल्कुल मजबूत बिल्कुल। बनाते हैं कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। बहुत और जब गड़बड़ है, ऐसी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। जी, जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो ऐसी जी। परिस्थितियों में उन शंकाओं का निराकरण करने के लिए जो आरटीआई क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, उसकी तफ्तीश में जुड़ जाते हैं, फिर वो लंबी-लंबी जानकारियां मांगने लगते हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं बिल्कुल होता है। बिल्कुल। बिल्कुल इसमें बिल्कुल। एक जो नहीं, शुरुआत का एक्चुअली कारण क्या रहता है, है। अगर हम पारदर्शी रहें, ट्रांसपेरेंट रहें, हम्म, सब चीजों के लिए हम्म, हमारे डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसीजर है और काम का प्रोसीजर है, वो एसओपी के हिसाब से हो, तो बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल। डेफिनेटली लोगों का विश्वास भी बनेगा और वो अनवांटेड रिक्वायरमेंट के हिसाब से अनवांटेड एप्लीकेशन भी नहीं करेंगे, आवेदन भी नहीं करेंगे। क्या होता है जिसमें आपने अग्रवाल जी, जैसे महत्वपूर्ण विभाग कारण की भी बहुत बताया सारी। कि बिल्कुल बिल्कुल। मैं थोड़ा सा और बोलना चाहूंगी, जैसे क्या जी, होता है कि विभाग चाहे हेल्थ हो, चाहे वेटनरी हो, या अन्य कोई विभाग हो, उसमें बहुत सारी योजनाएं संचालित होती हैं आम जनता के लिए। तो योजनाओं की जानकारी कितनी भी मांगी जाती है, प्रोवाइड कराई जाती है, क्योंकि वो जनहित से जुड़ा है, आम जनता को हमें उस योजना का लाभ देना है। तो योजना की जानकारी बनती है, बाकी क्या हो रहा है कार्यालय में वो सब बनता है। लेकिन जो कुछ लीगल जो जानकारियां रहती हैं, जो आप जैसे बता रहे हैं कि जानकारी के अभाव में भी कई बार ऐसे अनवांटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। मैं मेनली अपना वेटनरी और हेल्थ से जुड़ी बात को कह रही हूँ, कि जो हमें लगता है कि हमें नहीं कहीं जनहित दिखता, ना कहीं स्वहित दिखता है। पर हाँ, जो योजनाएं हैं, योजनाओं की हम लोग बकायदा जितनी जानकारी मांगी जाती है सारी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो देना बाध्यता है हमारे लिए। नहीं, लेकिन मैम एक जो सवाल जो सबसे बड़ा खड़ा होता है, सूचना का अधिकार जो पारदर्शिता का नियम है, इसमें कहीं पर भी ऐसा कुछ तो मेंशन है ही नहीं कि आप इस चीज पर विचार करें कि जानकारी मांगी जानी चाहिए, उसका उद्देश्य क्या है, क्यों जानकारी मांग रहा है। मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि हम डिसाइड करने खुद से लग जाते हैं कि उसकी जानकारी का क्या उद्देश्य है, जबकि एक्ट तो हमें बोलता है कि हमें उसका कोई कारण या उद्देश्य बताने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। ना, वही वही मैं कह रही हूँ कि कुछ चीजें जो हम ये तो नहीं कहते कि हमें नहीं देना है, दी जाती हैं सभी और जो मैं बोल रही हूँ वो सारी जानकारियां प्रोवाइड की गई हैं। पर मैं चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो पीएम रिपोर्ट्स हैं, डेली ओपीडी रजिस्टर एक एक साल के मांगे जाते हैं। कभी अग्रवाल जी, मैं आपको ऐसे, आप कहेंगे तो अपने रिसर्च की जो मेरे पास प्रतियां हैं, नहीं, 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 मैं जो आपकी मैंने बात से लोक सहमत हूँ। प्राधिकरणों से आवेदन इकट्ठे किए थे, मैं जानता वो हूँ, मतलब आप भेज जो कह रहे हैं उसमें एक एक साल की ओपीडी। जी, जी, मैं समझ रहा हूँ, आप जो कहना तो चाह वो रहे हैं वो थोड़ा मैं सा बिल्कुल अच्छी लगता है तरह कि समझ हम रहा हूँ। ओपीडी एक साल की। देखिए मैम, जी जी सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर हम दोनों पहलू को ना देख पाए, तो फिर वाक़ई हम किसी चीज़ के निराकरण पे नहीं पहुँच सकते। हमको सुनना भी पड़ेगा, हमें समझना भी वही पड़ेगा, बात। उसके एनालिसिस करने पड़ेंगे, तभी हम गलतियों को सुधार पाएँगे। हमको मिलकर काम करना पड़ेगा, जब सरकार और जनता मिलके काम करेगी, तो इस देश की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। तो हमें बस बिल्कुल ये है बिल्कुल कि वही हमको बात है। मिलके काम किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी बीच की दुविधाओं को खत्म कर सकते हैं। उस पर जो आपने बताया कि सही 41B का डिस्क्लोजर बहुत जरूरी है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था। वो बहुत मैं जरूरी कुछ साथियों के है। बिल्कुल। जी, जी देवेंद्र जी, मैं यदि आपकी नहीं आज्ञा सर, हो बिल्कुल मैं तो। आप ही को लेने वाला था। एक्चुअली मैम का दिख नहीं रहा था, तो उसी को। मैम, आप सुन पा रही हैं मैम मुझे? जी मैम, आप जी, सुन पा सुन रही हैं? पा रही हूँ। जी, जी। हमारे जो वरिष्ठ सदस्य हैं नीरज कुमार जी, निश्चित तौर पर वो आपके प्रोत्साहन को ही देंगे, लेकिन मैं आपको उनके अब कुछ लोगों को जोड़ना चाहूंगा जिनके आप प्रश्नों का या उनके साथ उनके मतों पर विचार रखें। नीरज कुमार जी सर। सर। नीता जी, पहले तो आप बधाई
स्वीकार करें, बहुत ही सरल भाषा में, आम जन की भाषा में आपने हमारे साथियों को बहुत सी चीजें बताई, समस्याएं भी बताई, क्या आ रही हैं क्या नहीं। क्या आप ये नहीं समझती हैं कि अधिकतर कार्यालय सेक्शन 41B का ठीक से अनुपालन ही नहीं कर रहे हैं? यदि ये इसका अनुपालन पर ध्यान दिया जाए, इसके लिए कुछ क्या करा जाए आप बताएं, तो बहुत सी समस्याएं पीआईओस की स्वतः कम हो जाएंगी, लोगों की भी कम हो जाएगी, आम जनता को एप्लीकेशन ही नहीं देनी पड़ेगी। क्योंकि जब आम जन की चीजें हैं, पब्लिक हैं और उनकी वेबसाइट पर हैं, ऑटो डिस्क्लोज हैं, तो आमजन क्यों लगाएगा आरटीआई? इसके लिए हम क्या करें, कुछ आपके विचार, क्योंकि आप रिसर्च भी करती हैं, आप पीआईओ भी रही हैं, आपका अनुभव भी हमारे साथ ही शेयर करना चाहेंगे, कुछ इस पे आप प्रकाश डालना चाहेंगी? और दूसरा, इस पे हम लोग ने देखा है ज्यादातर पीआईओस जो है एक बाबू स्तर के का आदमी होता है, जिसको एक्ट का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है। वो ये तक नहीं करता है जरूरत महसूस कि मैं पढ़ भी लूं क्या एप्लीकेशन दी है, क्या उत्तर दिया जा रहा है। इस पे कुछ आप दिशा निर्देश या अपना अनुभव साझा करना चाहेंगी? अनीता जी। देवेंद्र जी क्या हुआ, वो नीता जी सुन नहीं पाई? मैं खुद वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैम, आप जुड़ी हुई है ना? हाँ, जुड़े हुए दिख रहे हैं मैडम, उनका माइक म्यूट है शायद। मैम, आप अनम्यूट करें प्लीज। हाँ जी। नीरज सर मैम, नमस्कार। अगर आप कुछ आपको उचित लगे बताने में। वही सब क्लियर नहीं आ रही आप लोग की। सर नमस्कार, सर नीरज सर नमस्कार। नमस्कार नीता जी, मैंने कुछ अपनी जी सर। जिज्ञासाएं आपके सामने रखी हैं। हम चाहते हैं हमारे सारे मित्रगण जो इसमें मिले हैं उस पर आप पर अपना विचार दें। मेरा वॉइस आपकी आवाज आ रही है मैम, आप बोल सकती हैं। हाँ, मुझे नीरज सर की आवाज कट कट के आ रही थी एक्चुअली में, मैं नहीं सुन पाई क्या जिज्ञासा थी। नीरज जी एक बार फिर से कहें। हाँ, 41B पर जो आपने कहा बहुत सही कहा है, इसको सख्ती से इम्प्लीमेंट करवाने के लिए क्या प्रयास किया जाए और किस रूप में हो? क्या जन आंदोलन हो, घेराव हो, या नहीं सर, नहीं, जैसे कहते हैं ना कि सर आदेश है उसमें एक्ट में कि 41B का पालन किया जाए, पर चूंकि अब इस एक्ट को बने 15 साल हो गए हैं, तो जो एक रिन्यूअल किसी जो शासन की तरफ से या एक बार फिर से एक जैसे को पुनर्जागरण कहते हैं या पुनरावृत्ति हो जाए, एक नया लेटर शासन की तरफ से या हमारे आयुक्तों की तरफ से शासन को दिया जाए और शासन सभी लोक प्राधिकरणों में एक बार फिर से उस लेटर को दोबारा भेज के कि सख्ती से पालन किया जाए या इतने दिन का टाइम, कुछ टाइम लिमिट दे दी जाए, तो मैं सोचती हूँ कि कुछ तो सुधार आ जाएगा। मैडम ऐसा है, एक लेटर, इस तरह तो तमाम लेटर्स हैं, जैसे पीआईओ को जब रिप्लाई देता है
सेक्शन 7 में, तो उसका एक डीओपीटी का फॉर्मेट है निश्चित। जी आप देखिए कितने पीआईओ उस फॉर्मेट में जवाब देते हैं। ऐसी शासन का आदेश भी है, डीओपीटी जो नोडल एजेंसी है उसका भी है कि आप चाहे मांगे या ना मांगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में अटेस्टेड करके दिए जाएंगे, उसमें सील होगी। मगर क्या हो रहा है, कितने लोग इंफॉर्मेशन कमीशन का आदेश मांग रहे हैं, इंफॉर्मेशन कमीशन आदेश कर देता है कि हाँ ये सूचना इनको दी जाए, 15 दिन में दी जाए, आदेश हो गया, मगर क्या वो पब्लिक अथॉरिटी, पीआईओ या एफएए उनको सूचनाएं दिला पाता है? तो लेटर्स वगैरह तो एक रूटीन ले ली जाती है। कोई नहीं सर, ऐसा है कि ये एक सरकारी प्रक्रिया है, इसमें हमें मिलकर कुछ ऐसे व्यवस्थाओं पर काम करना पड़ेगा। सर मुझे अवसर दिया जाए प्लीज। सर अभी कार्यक्रम के लिए सिर्फ 2 मिनट शेष रह गए हैं। उस 2 मिनट में हमें ये कार्यक्रम के बाद नेक्स्ट सेशन है जहां पर हमें उर्वशी शर्मा जी मिलेंगी, इसलिए सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि उसमें लगातार जुड़े रहें। आज के हर आपके अलग अलग सेशन के अटेंडेंस के लिए अलग अलग अटेंडेंस भी काउंट किए जाएंगे। सर और मैम आज जो हमें जानकारी दी है कि रिसर्च का हिस्सा है और वो रिसर्च वो किसी बेसिस पर ही तैयार किया जाता है। डेफिनेटली रिसर्च के बेसिस को हमको सुनकर उसको समझकर एनालिसिस करके उसमें सुधार की निश्चित तौर पर आवश्यकता है। मैम कृपया आप अनम्यूट करते। आप बहुत ही हिम्मत के साथ हम आरटीआई कार्यकर्ताओं के बीच में आपने काफी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, जिसके लिए हम बेहद शुक्रगुजार हैं आपके। और इससे ये व्यक्तित्व का पता चलता है कि आपके मन में हमारे लिए और काम के प्रति और इस सूचना अधिकार के प्रति काफी गंभीरता है, जिस कारण से आपने बहुत ही पवित्र भावना के साथ हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, जिसके लिए हम सभी साथी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आप अगर कुछ इसमें अंत में कुछ आपका कुछ कहना हो तो आप प्लीज कहें। कि कार्यक्रम के लिए 1 से 1.5 मिनट बस शेष है। नीता मैम। सर मुझे अवसर दिया जाए। सर एंड पे है, अभी नीता मैम का कार्यक्रम क्लोज कर लेते हैं, हम लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं सर बाद में भी, क्योंकि आज क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं था। लेकिन जो लोग क्वेश्चन आंसर में हैं, समय के अभाव से मैं उनसे माफी चाह रहा हूँ। नीता मैम, नीता मैम शायद उनको नेटवर्क